और निम्नलिखित में से यांत्रिक तरंग कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है, आपसे यांत्रिक तरंग इसमें से कौन सी है पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से यांत्रिक तरंगें इसमें से कौन सी हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपके पास 4 इंपॉर्टेंट तरंगें दी गई हैं, लेकिन इसमें से जो एक तरंग है जिसका नाम है ध्वनि तरंग, यह आपको मिलेगी यांत्रिक तरंग, यानी कि ध्वनि तरंग जो है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे ध्वनि तरंग का, यह यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद रखिएगा, यांत्रिक तरंग का मतलब होता है यहाँ पे मैकेनिकल वेव, यानी कि जो आपकी ध्वनि तरंगें हैं ये मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंगें होती हैं। इसके अलावा आपके जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, रेडियो तरंगे, इसके अलावा आपकी जो एक्स तरंगे हैं और जो आपकी प्रकाश तरंगे, यानी कि शुरू की आपकी जो 3 तरंगे हैं, ये किस प्रकार के तरंग का एग्जाम्पल है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन्हें भी आप याद रखिएगा। शुरू के आपके जो आप 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल है, और बाकी आपका जो चौथा ऑप्शन है ये आपका यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है। तो इसे भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें से अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है, तो इसमें से आपकी जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं इसमें से आपको मिलेगी ध्वनि तरंग, यानी कि जो आपकी ध्वनि तरंग है वह अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ध्वनि तरंग है यह आपका अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेब का एग्जाम्पल है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होकर वापस आती हैं आपसे पूछा गया है। तो आपकी जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, तो पृथ्वी का जो आयन मंडल है यानी कि पृथ्वी का जो आयनोस्फीयर है वहां से दीर्घ रेडियो तरंगे वापस आती हैं यानी कि परावर्तित होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आयन मंडल से परावर्तित होती हैं दीर्घ रेडियो तरंगे, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कौन सी तरंगे शून्य में जो है संचरण नहीं कर सकती हैं आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से शून्य में कौन सी तरंग संचरण नहीं कर सकती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि तरंगे हैं ये निर्वात या शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए जो है माध्यम की जो है आवश्यकता पड़ती है। ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये निर्वात में या शून्य में गति नहीं कर सकती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए, और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। कॉस्मिक किरणें, यहाँ पे कॉस्मिक किरणों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही नहीं दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से जो आपका 4 कथन है इसमें से ऑप्शन ए वाला जो कथन है यह कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही नहीं है। बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन है वे बिल्कुल सही दिए गए, यानी कि जो कॉस्मिक तरंगे होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। इसके बाद कॉस्मिक किरणें बहुत अधिक ऊर्जा आवेशित कणों से बनी होती हैं। इसके बाद जो कॉस्मिक किरणें होती हैं ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं, यानी कि लास्ट के आपके जो 3 ऑप्शन है कॉस्मिक किरणों के संबंध में दिए गए हैं ये बिल्कुल ही सही दिए गए हैं, लेकिन आपका जो ए ऑप्शन है यह कॉस्मिक किरणों की विशेषता नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी कॉस्मिक किरणें होती हैं ये
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होती, यानी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। आप इसे याद रखिएगा। ये जो आपकी कॉस्मिक किरणें होती हैं ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं। आप याद रखिएगा, जो आपकी कॉस्मिक तरंगे होती हैं, किरणें होती हैं, ये उच्च ऊर्जा की जो है आवेशित कण होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जो है कॉस्मिक किरण के संबंध में सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके जो दिए गए बी, सी और डी बिल्कुल सही दिए गए हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक रडार जो शत्रु वायुयान की स्थिति का पता लगाता है, इसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक रडार जो है जो शत्रु वायुयान की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तो रडार में आपका उपयोग होता है रेडियो वेव्स का, यानी कि रेडियो तरंगों का, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है आपका रडार में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो वेव्स। तथा एक और खास विशेषता आप याद रखिएगा रेडियो तरंगों की, आपकी जो रेडियो तरंगे होती हैं ये संचार के लिए उपयोगी होती हैं। आप इसे याद रखिएगा, रेडियो तरंगे जो होती हैं ये संचार के लिए उपयोगी होती हैं। तथा ये जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं आपके रेडियो तरंगे। तो आप इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दिया गया है आपका, और निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का जो प्रयोग है राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में जो है आपका अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपकी अवरक्त तरंगे होती हैं इनका जो इस्तेमाल है यह कब किया जाता है? तो इनका इस्तेमाल रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अवरक्त तरंगे होती हैं ये जो है ये भी एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है। आप याद रखिएगा, जो आपकी अवरक्त तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपकी जो अवरक्त तरंग है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो रात में देखने वाले जो लक्ष्य होते हैं उनको देखने में जो है आपकी अवरक्त तरंगे इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसके अलावा टीवी का जो रिमोट होता है, आप याद रखिएगा, टीवी के रिमोट में भी जो है आपकी अवरक्त तरंगे इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसके उपयोग आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार उपयोग भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, जो रात्रि दृष्टि उपकरण, तो इनमें आपके इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपका जो टीवी रिमोट होता है उसमें जो है आपकी अवरक्त तरंगे इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा आपकी जो अवरक्त तरंगे होती हैं ये जो है और किसका एग्जाम्पल है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है। तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और दूरसंचार के लिए जो तरंग इस्तेमाल में लाई जाती है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो दूरसंचार के लिए इसमें से कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप इसे याद रखिएगा, माइक्रोवेव। आप याद रखिएगा, जो आपकी माइक्रोवेव होती हैं इनका जो इस्तेमाल है यह दूरसंचार के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोवेव। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, माइक्रोवेव भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है, तो इसे आपको याद रखना है। तथा आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी खास बात क्या है? तो इनकी खास बात होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे आपकी निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं, परंतु जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और ये जो है आपकी निर्वात में संचरण कर सकती हैं, यानी कि इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको बेसिक डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी क्या क्या खास बातें हैं, ध्वनि तरंगों की क्या क्या खास बातें हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है अगर ध्वनि तरंगों का संचरण करना है। लेकिन वहीं अगर आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी तो उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव होती हैं इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप याद देखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल आपका पहला है रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा है इंफ्रारेड वेव, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार हैं, एग्जाम्पल है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और सीटी स्कैन में निम्नलिखित में से कौन किसका इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। तो सीटी स्कैन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सीटी स्कैन का पूरा नाम सबसे पहले आप याद रखिएगा। सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है। तथा सीटी स्कैन में जो है आपकी एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी, जो आपकी एक्स किरणें होती हैं उनका जो इस्तेमाल है आपका सीटी स्कैन में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित में से किस किरण किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो अगेन एक्स किरणों का इस्तेमाल जो है आपका किया जाता है आंतों के रोगों के निदान में। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स किरणों का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपकी जो एक्स किरणें हैं इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, तो इस वैज्ञानिक का नाम था विल्हेम रोएंटजेन। क्या नाम था, विल्हेम, इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, विल्हेम रोएंटजेन। इस वैज्ञानिक के द्वारा जो है एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कॉस्मिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपकी जो कॉस्मिक किरणें हैं इसकी जो खोज है किसने की थी, तो कॉस्मिक किरणों की जो खोज है यह की गई थी किसके द्वारा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विक्टर हेस के द्वारा। किसके द्वारा, तो विक्टर हेस के द्वारा कॉस्मिक किरणों की खोज की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि विक्टर हेस ने जो है कॉस्मिक किरणों का आविष्कार यानी कि कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और रडार के आविष्कारक यहां पे आपसे पूछे गए हैं। तो रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा जो है रडार का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रडार का जो आविष्कार है रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित किरण युग्मों में से किसकी प्रकृति यानी कि विद्युत चुंबकीय, यानी कि इसमें से कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय किरण का एग्जाम्पल है, सिंपली आपसे पूछा गया। मैंने इसके बारे में आपको पिछले स्लाइड में बताया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का इसमें से एग्जाम्पल कौन है, तो इसमें से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी हैं, तो एक्स किरणें और गामा किरणें। आप याद रखिएगा, एक्स रे और गामा रे ये दोनों जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय किरणों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अन्य वेव भी हैं जो आपकी विद्युत चुंबकीय किरणों का एग्जाम्पल है, जैसे रेडियो वेव हो गया, अब नोट डाउन कर लीजिएगा, रेडियो वेव हो गई आपकी। इसके बाद आपकी माइक्रोवेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई। इसके अलावा आपकी जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड यानी कि आपकी अवरक्त किरणें भी आपका इसका विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट के अलावा एक्स किरणें और गामा किरणें ये सभी आपकी विद्युत चुंबकीय किरणों का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ध्वनि तरंगों की चाल किसमें सर्वाधिक होगी आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ध्वनि तरंगों की चाल किसमें सर्वाधिक होगी, तो ध्वनि तरंगों की जो चाल है सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। फैक्ट मैंने आपको बार बार बताया है, फिर से मैं बता रहा हूं कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो फैक्ट आपको याद रखना है। तथा दिए गए ऑप्शन में से जो सर्वाधिक चाल है ध्वनि की किसमें होगी, तो दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक चाल ध्वनि की होगी एल्युमिनियम में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम में लगभग कितनी चाल होती है ध्वनि की, तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ग्रेनाइट में कितनी होगी, तो ग्रेनाइट में आपकी होती है 6000, कितना, लगभग 6000 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन गैस में कितनी होती है,
तो हाइड्रोजन गैस में आपकी होती है लगभग 1284 मीटर प्रति सेकेंड होती है ध्वनि की चाल, और वायु में जो है आपकी ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन में से एल्युमिनियम में जो है आपकी ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ध्वनि किरणों में से जो है आपकी जो ध्वनि किरणें हैं इसमें से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी, आपसे पूछा गया। यानी कि आपके पास जो किरणें दी गई हैं इन किरणों में से किनमें जो है सर्वाधिक उष्मा यानी कि आपको किनमें सर्वाधिक ऊर्जा देखने को मिलेगी, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपकी ध्वनि किरणें नहीं दी गई हैं चारों, यहाँ पे सभी किरणें आपकी कौन कौन सी हैं, तो ये सभी किरणें आपकी हैं, ये सभी किरणें आपकी किसका एग्जाम्पल है, तो ये सभी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल लेता है। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे होना चाहिए था। तो इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी, तो ये ग्राफ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस ग्राफ के माध्यम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी जानकारी इस ग्राफ में जो दी गई है मैं आपको बताने चल रहा हूँ, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। तो रेडियो वेव्स के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है, इनकी जो वेव लेंथ होती है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि रेडियो वेव्स की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, तथा इनमें फ्रिक्वेंसी लो होती है और एनर्जी लो होती है। यानी कि जो आपकी रेडियो वेव्स होती है इनमें तो तरंग दैर्ध्य इनकी सर्वाधिक होती है, लेकिन इनमें एनर्जी कम होती है, यानी कि एनर्जी रेडियो वेव्स की कम होती है, और इनकी जो आवृत्ति होती है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वह भी काफ़ी कम होती है। वहीं आपकी जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें की जो वेव लेंथ होती है वो कम होती है, यानी कि इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है गामा किरणों की, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी हाइयर होती है और इनकी एनर्जी भी हाइयर होती है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपकी जो गामा किरणें होंगी राइट आंसर हो जाएंगी, यानी कि गामा किरणों में जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गामा किरणों में हाइयर फ्रीक्वेंसी और हाइयर एनर्जी देखने को मिलती है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा गामा किरणों की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ होती है गामा किरणों की। इसके बाद नंबर आता है एक्स रे का, यानी कि गामा किरणों के बाद आपका एक्स किरणों का नंबर आता है। गामा किरणों के बाद एक्स किरणों की जो एनर्जी होती है सर्वाधिक होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अगर आप रेडियो वेव से और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्स रे और गामा की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें अगर आप रेडियो वेव से आप अपने और गामा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको वेवलेंथ में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। तो ये ग्राफ अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फिगर है, ग्राफ है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे गामा किरणों की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक होती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और मानव कानों के लिए जो सुग्राही आवृत्ति ध्वनि होती है वह कितनी होती है, यानी कि जो मानव कान होते हैं वह किस आवृत्ति की ध्वनि को सुस्पष्टता से सुन सकते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे जो कान होते हैं ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो ध्वनि होती है उसको सुन सकते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य तक की जो ध्वनि है हमारे कान सुन सकते हैं इसमें एकदम स्पष्ट रूप से। तो यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमारे जो कान हैं 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। इसके अलावा 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति वाली ध्वनियाँ होती हैं उनको भी हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, तो आप इसे याद देखिएगा। तथा आपकी जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसे आप याद देखिएगा। तथा 20,000 किलो मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती है इनको हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इनको जो हमारे कान सुन नहीं सकते, यानी कि पराश्रव्य तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, और अपश्रव्य तरंगों को जो है हमारे कान सुन नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की ध्वनि होती हैं उनको हमारे कान स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किसमें होता है आपसे पूछा गया है। तो आपकी जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनका जो उपयोग है यह अल्ट्रासाउंड में होता है, सोनार तकनीक में होता है, चमगादड़ द्वारा रात में उड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो चमगादड़ होते हैं ये रात में उड़ते हैं इन्हीं पराश्रव्य तरंगों की मदद से। तो दिए गए ऑप्शन में से जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही दिए गए हैं, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी तीनों में जो है आपका पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हमारे कान
नहीं सुन सकते हैं तथा इनको जो है हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज का। आज हमने पढ़ा इस वीडियो में तरंग गति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे पूरे डिटेल में पूरे विस्तृत रूप से देखा है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।